बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो पद है वो 1721 से चालू हुआ था, जब रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन 1878 में लॉर्ड बिकन्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया था। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है। इंग्लैंड की एक अन्य संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। उसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। सन 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानूनों में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया था और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया था। आज भी इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री होने के नाते कोई वेतन नहीं पाता है, इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर ही निर्भर है। ये महत्वपूर्ण पद है, इंग्लैंड के शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र है और विभिन्न विद्वानों ने इस पद पर टिप्पणी की है। जैसे कि लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है समान पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। और लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। रेमजे मोर ने लिखा है कि भाई मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों ने उसके पद के बारे में टिप्पणियां की हैं। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। लोक सदन ब्रिटिश जो संसद है उसका निम्न सदन है। वस्तु स्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में जिस भी दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट करता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब लोक सदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो। सन 1916 तथा 1931 में ऐसा हुआ था। दोनों समय जो है साझा सरकारें बनी थी और राजा को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री अश्क्विथ के त्यागपत्र के बाद राजा ने बोनरला को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था। बोनरला लोक सदन में दूसरे बड़े दल का नेता था। बाद में लॉयड जॉर्ज को प्रधानमंत्री उसी अवस्था में बनाया गया जब लॉ ने इनकार किया। सन 1931 में इस प्रकार से जो है राजा ने अल्पमत दल के नेता मैकडोनल्ड को प्रधानमंत्री बनाया और सदन में उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए। राजा ने यहाँ स्पष्ट स्वविवेक का प्रयोग किया था। लास्की ने जो है इसे राजमहल की क्रांति कहा था। इस प्रकार से सन 1957 में ईडन के त्यागपत्र देने पर जो है मैकमिलन को प्रधानमंत्री बनाने में महारानी एलिजाबेथ का काफ़ी हाथ था। सन 1963 में लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री बनाने में भी महारानी का हाथ था। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण भी यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सन 1902 में से कोई भी पीर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से होती आई है। अब हम चलते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों पर। पहला जो कार्य है वो है उसका मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वो प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल को जो भी सूची सम्राट को दी जाती है उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं को भी ध्यान रखता है और मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है। उसे अपने दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखना होता है और उसको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। दूसरा उसका कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, यानी मंत्रिमंडल निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री को ये भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद हो जाते हैं और उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह औचित्य अनौचित्य का निर्णय करते समय विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है। वह सबको एक सूत्र में बांध करके और उनमें सहयोग बनाए रखता है। मंत्रिमंडल का अंत मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा का वस्तुतः
महत्व जो है वो पर्याप्त है। यदि प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री के बीच में कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच में तालमेल और समन्वय कायम करता है। नेक्स्ट जो है वो है सम्राट को परामर्श देना। प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है। नेक्स्ट जो है वो है लोक सदन का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर प्रधानमंत्री को घोषणाएं करनी पड़ती हैं। संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचन कराने का अधिकार है। नेक्स्ट जो है वो शासन का संचालन करता है। वास्तविक रूप से शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वह शासन का मुखिया है। सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की देखभाल भी करता है। नेक्स्ट जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधि है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। ये देश का प्रतिनिधि तथा नेता है। नेक्स्ट है दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अथवा दल के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है वरन देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व करता है। अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उस सदस्य को दंडित कर सकता है। इस प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद में ही दल का नेता स्वीकार किया जाता है वरन संपूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद होने वाले प्रथम आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया गया था चर्चिल या लाश की। इस दृष्टि से दल प्रधानमंत्री का ऋणी रहता है और प्राय उसके मार्गदर्शन में कार्य करना पसंद करता है। नेक्स्ट जो है नियुक्तियाँ। सम्राट जो है समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो संकटकालीन शक्तियां हैं। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में बढ़ोतरी हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जायज और चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया है। अब हम चलते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, लॉर्ड मोरले का कथन है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकालों में प्रधानमंत्री प्राय तानाशाह बन जाता है। कि तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहना ठीक नहीं है। फाइनर के अनुसार इतना शक्तिशाली होने के बाद भी प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं है। वह इतना विद्वान नहीं है कि उसे चुनौती न दी जा सके। उसके विचार अंतिम नहीं है। वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है। किसी भी समय उसका प्रतिद्वंदी उसका स्थान ले सकता है। कोर्टर का भी यही मत है कि प्रधानमंत्री अधिनायक नहीं हो सकता। वह एक निश्चित समय तक ही शक्तियों का उपभोग कर सकता है। 5 वर्षों के बाद आम चुनाव होना आवश्यक है और निर्वाचक उसे सत्ताहीन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को अधिनायक इस कारण भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी शक्तियाँ मौलिक नहीं हैं वरन वे उसके दल के बहुमत पर निर्भर करती हैं। दल का बहुमत समाप्त होते ही उसकी शक्तियाँ हिम के समान पिघल जाती हैं। इंग्लैंड की जनता में व्यक्ति पूजा की भावना केवल सम्राट के प्रति है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है। उसे जो है
सदैव संविधान के नियमों और प्रथाओं का सम्मान करना पड़ता है, अतः प्रधानमंत्री को अधिनायक नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के अगर उसकी वास्तविक स्थिति की बात करें तो हर्बर्ट मॉरिसन के मतानुसार प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहा जाना उसकी स्थिति को कम समझना है, और उसका कथन है कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का यह मूल्यांकन वास्तविकता से कहीं कम है। समकक्षों में प्रथम उसकी सही स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता। हारकोर्ट का कथन है कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा प्रधानमंत्री की स्थिति का ठीक वर्णन करता है। ब्रिटिश राज व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। वह शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व, जैसा जेनिंग्स ने कहा है, कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। उसका पद आवश्यक रूप से वही बनता है जो उसका अधिकारी उसे बनाना चाहते हैं। रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन, डिज़रेली, लॉयड जॉर्ज तथा चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली थे, किंतु इसके विपरीत बाल्डविन, एटली, विल्सन जैसे प्रधानमंत्री दुर्बल थे। इसलिए कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर छा जाए अथवा वह अपने सहयोगी मंत्रियों से दब जाए, यह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। धन्यवाद।